हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रश्मि नलवाल। बीएमएस फर्स्ट ईयर के पदार्थ विज्ञान के लेक्चर में हम सिद्धांत वाला पोर्शन कर रहे थे। तो अभी तक हमने षड्रस सिद्धांत और आपका पंच महाभूत और त्रिदोष सिद्धांत कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो है वो धातु पोषण सिद्धांत पढ़ेंगे। देखिए, ये सिद्धांत एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि बच्चों को ये बहुत ही कम समझ में आता है। तो इस सिद्धांत को मैं इजी लैंग्वेज में डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी, तो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन हो सकता है। अगर आपको थोड़ा स्लो लगती है वीडियो तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं धातु पोषण सिद्धांत। तो जैसा कि हम ये फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं आयुर्वेद के, तो उसमें धातु पोषण सिद्धांत क्या कहते हैं। धातु पोषण सिद्धांत का मतलब ऐसा सिद्धांत या ऐसे सिद्धांत जिसके ज़रिए हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारे शरीर में जो स्थित धातुएं हैं, 7 धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनका पोषण कैसे हो रहा है। कौन सा ऐसा क्रम है, कौन सी ऐसी इनके पीछे की टेक्नोलॉजी है, इसके पीछे की क्या प्रक्रिया है, कैसे रस से रक्त बन जाता है, मांस बन जाता है, मेद बन जाता है। तो उसको समझाने के लिए जो न्याय दिए गए हैं वो आते हैं धातु पोषण सिद्धांत के अंतर्गत। तो यहाँ पे बेसिकली 3 न्याय दिए गए हैं: क्षीर, दधी न्याय, केदारी कुल्य और खले कपोत। पहली बात देखेंगे न्याय क्या होता है। न्याय वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है एक प्रसिद्ध घटना। तो ऐसी कोई भी प्रसिद्ध घटना जिसका एग्जाम्पल लेके हम किसी जटिल चीज़ का सरलीकरण कर रहे हैं, किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को इजी स्टेप्स में बांटकर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो है न्याय। न्याय से हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि ऐसा कोई एग्जाम्पल जो सब लोगों ने देखा हो, सब लोग जिससे परिचित हो, उसकी सहायता से हम कोई ऐसी चीज़ समझा रहे हैं जिससे सब लोग परिचित नहीं हैं। तो ये जो न्याय लिए गए हैं 3 टाइप के, ये अक्सर सभी लोगों ने देखे होते हैं। आम जिंदगी में सबको पता होता है कि दूध से दही बनती है, या खेत में पानी कैसे जाता है, या फिर कबूतर दाना कैसे चुगते हैं, ये सभी को पता है। इसीलिए इसके एग्जाम्पल की दृष्टि से हम शास्त्र को कैसे समझ सकते हैं, शास्त्र में धातुओं का पोषण कैसे हो सकता है, वो हम इन न्याय के ज़रिए धातु पोषण सिद्धांत के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है क्षीर दधी न्याय। तो क्षीर दधी न्याय पहले है क्या, इसके बारे में मैं आपको समझा देती हूँ इजी लैंग्वेज में। क्षीर का मतलब होता है दुग्ध और दधी का मतलब होता है दही। तो जो ये क्षीर दधी न्याय है वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि जो धातुओं के बनने का क्रम है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये इस प्रकार से होता है जैसे दूध से दही बनती है। अब इसे इन्होंने बोला है सर्व आत्म परिणमन पक्ष भी कहा गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्षीर दधी न्याय है ये इस नाम से भी आ सकता है कि टॉपिक आ सकता है, 5 नंबर में एक पॉइंट आ सकता है कि सर्व आत्म परिणमन पक्ष डिस्क्राइब कीजिए। तो ये क्षीर दधी न्याय ही है। सर्व आत्म परिणमन मतलब सर्व मतलब पूरा का पूरा, आत्म मतलब स्वयं या कोई एक एंटिटी पूरी, परिणमन मतलब परिणाम को प्राप्त हो जाती है, मतलब कोई एक एंटिटी जैसे दूध, दही को पूरी तरीके से प्राप्त हो गई, उसमें बदल गई, उसमें परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो ये समझाने की कोशिश वही करता है कि जिस प्रकार दूध परिवर्तित होकर पूरा का पूरा दही बनता है, उसी प्रकार से रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद और उत्तरोत्तर धातुओं के निर्माण होता रहता है। तो यहाँ पर हम ये श्लोक समझ लेंगे। यहाँ पर जो दिया है, चक्रपाणी की हमारी टीका दी गई है, चरक चिकित्सा 15 है, गृहिणी अध्याय, वहाँ पर इस जो न्याय है क्षीर दधी न्याय उसका उल्लेख आता है। तो उसके बारे में आचार्य चक्रपाणी ने टीका दी है, मतलब उसको जो कम शब्दों में था उसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। क्या बताया है उन्होंने कि तत्र रस स्वाग्नि पच्यमानो रक्तताम याति, मतलब जो रस है वो अपनी अग्नि से पचकर रक्त में बदल जाता है। रक्तम मांसताम इत्यादि, रक्त जो है मांस आदि में बदल जाता है। इस प्रकार पूर्व धातु परिणामात उत्तर धातु उत्पादा, मतलब
पूर्व पहले पहले की धातु परिणाम से उत्तर उत्तर धातु को उत्पन्न करती है। जैसे क्षीराद दधि, दूध से दही भवती होती है। दधनो नवनीतम, दही से नवनीत मक्खन होता है। नवनीताद घृतम, नवनीत से मक्खन से घी उत्पन्न होता है। घृतात घृतमंडा, और घृत से घृतमंड होता है। इत्येक पक्षा, ये एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने बताने का प्रयास किया है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, जैसे मिल्क से कर्ड बना, कर्ड से बटर बना और बटर से घी बना। इसी प्रकार जो हमारी 7 धातुएं हैं, जो हमारी यहाँ पर 7 धातुएं हैं, उसमें भी ऐसी हो रहा है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो उसमें क्या हो रहा है, जो रस है, और यहाँ पे अग्नि का भी महत्व आ गया। रस जो है वो रसाग्नि उसको पचा रही है। जैसे कि जब दूध से दही बनती है तो वहाँ तापमान का कुछ ना कुछ योगदान होता है, कुछ ना कुछ वातावरण में ऐसी प्रक्रिया होती है। या हम दही से घी भी बनाते हैं तो उसमें हमें मथना पड़ता है, अलग प्रकार की उसको ताप देना पड़ता है, तब जाके वो, तो उस एक्स्ट्रा जो ताप और ये सब है उसका काम कौन कर रही है यहाँ पे, रसाग्नि। तो रस जो है वो रसाग्नि से पचकर रक्त में परिणत हो रहा है। फिर रक्त जो है वो इसी तरह रक्ताग्नि से चेंज होकर मांस में चेंज हो रहा है। इसी तरीके से मांस मांसाग्नि से, मेद मेदाग्नि से, मतलब हर प्रकार की धातु की अपनी एक अग्नि है, जिससे वो पूर्व की धातु उत्तरोत्तर धातु में परिवर्तित हो जा रही है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि ये है एक धातु पोषण का न्याय है, क्षीर दधि न्याय। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जा रहा है जिसे। ठीक है, ये आपके आप यहाँ पे ये हिंदी पढ़ लेंगे एक बार। वैसे मैंने समझा दिया है कि श्लोक में क्या क्या कहा था इजी लैंग्वेज में। एक बार हिंदी पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। उसके बाद आता है आपका केदारी कुल्या न्याय। तो जो केदारी कुल्या न्याय है, अब वो क्या कहता है, केदारी कुल्या न्याय में आप समझेंगे लॉ ऑफ ट्रांसमिशन। ये ऐसा बताता है कि किस तरीके से उसको मार्ग किस तरीके से मिल रहा है। जिस प्रकार से केदारी का मतलब खेत लिया गया है, कुल्या का मतलब लिया गया है जो मेड़ बनाई जाती है, अलग अलग कियारी बनाई जाती है जिसके थ्रू पानी जाता है खेत में। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने दे भी रखा है कि खेत में किस तरीके से कियारियाँ बना दी जाती है, कि एक ये मेन एक्सट्रीम धारा बह रही है पानी की, और इससे जो है आपका अलग अलग कियारियों में छोटी छोटी में ऐसे ऐसे पानी जा रहा है। तो इसको भी इन्होंने धातु पोषण को समझाने के लिए बताया कि जो आहार रस है, जैसे एक खेत में एक केदारियों के थ्रू, कियारियों के थ्रू पानी जाता है एक एक करके, उसी प्रकार से आहार रस भी धातुओं में इसी प्रकार परिणत होता है। मान लीजिए यहाँ पर है पानी का सोर्स, यहाँ से पानी आया तो सबसे पहले ये रस धातु में परिणत होगा, फिर उसके बाद पानी थोड़े आगे जाएगा, फिर रक्त धातु में परिणत होगा, फिर आगे जाएगा और उसके बाद मांस धातु में परिणत होगा। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा है कि आहार रस से धातुएं कैसे कैसे किस मार्ग से किस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन समझ सकते हैं, वो एक खेत और कियारी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। एक बार हिंदी भी देख लेते हैं इसकी, कि जिस प्रकार खेत में सिंचित नाली का जल समीप के खेत को सिंचित कर क्रम से दूसरे खेतों को सिंचित करता है, उसी प्रकार आहार रस भिन्न भिन्न मार्गों से रसादी धातुओं को उन धातुओं के समान अंशों से पोषित करता है। जो समीप की धातु है उस धातु का पोषक भाग उसे शीघ्र प्राप्त हो जाता है, शीघ्र पोषित होता है, और जो धातु दूर है और उसका पोषण देर से होता है। ठीक है, जैसे ये मैंने बताया स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, क्योंकि ये पास थी तो सबसे पहले रस धातु बन गई, उसके बाद पानी थोड़ा आगे चला, आहार रस थोड़ा और आगे चला, और यहाँ से रक्त धातु बन गई, फिर उसके बाद थोड़ी और आगे चला और उसके द्वारा मांस धातु। ये भी चरक चिकित्सा में चक्रपाणी टीका आती है, इसे पढ़ लेंगे। यथा केदार निषिक्तम कुल्या जलम, क्या है कि केदार में जो होता है,
मतलब खेत में जो फैला हुआ कुल्या का जो जल होता है, कियारी का जल, प्रति आसन्न केदारीम तर्पयित्वा क्रमेण, उससे लगी हुई कियारियों को का तर्पण करता है क्रम से। केदारी कांतराणी आप्लाव्यति, जो इंटरकनेक्टेड जो केदारियाँ हैं उसको आप्लाव्यति मतलब सिंचन करता है उसका। किवाम आहार रसम उत्पन्नो भिन्न एव मार्ग रस रुधिरादीनि समानेन अंशेन तर्पयति, इसी प्रकार से समान अंशे जो आहार रस है वो विभिन्न प्रकार की धातुओं का समान अंश से पोषण करता है, समान अंश से उसका तर्पण करता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया केदारी कुल्या न्याय कि जिस प्रकार से खेत में बहता हुआ जल जो है एक मेन स्ट्रीम होती है, उससे छोटी छोटी नालियाँ निकलती है। इस डायग्राम के थ्रू आप समझ जाएंगे कि कैसे आहार रस एक अपनी अपनी धातुओं में कैसे कैसे धातुओं को पोषण करता है। मतलब आहार रस का जब हमने सेवन किया तो सबसे पहले उससे रस धातु की पुष्टि होगी, उसके कुछ समय बाद उससे रक्त की पुष्टि होगी, उससे आगे चलकर ऐसी मांस मेद अस्थि मज्जा। अब केदारी कुल्य न्याय पे एक आचार्य वाग्भट का मत भी है, ये तो हमने आचार्य चक्रपाणि की टीका चरक पे देखी थी। अब वाग्भट क्या कहते हैं, वाग्भट ने एक इसका एग्जाम्पल गर्भ के तृतीय माह के गर्भ के संदर्भ में दिया है। केदार इव कुल्या यहाँ पे शब्द आया है, तो इन्होंने क्या बोला है, अष्टांग हृदय शारीर एक में है इसका रेफरेंस, कि गर्भ की नाभि में और माता के हृदय की रसवाहिनी नाड़ी में संबंध रहता है जिसके द्वारा गर्भ का पोषण होता है, जैसे खेत की फसल का पोषण नालियों द्वारा। मतलब इन्होंने केदारी कुल्या का एग्जाम्पल कहाँ बताया, इन्होंने बताया माता के हृदय की रसवाहिनी नाड़ी में और गर्भ की नाभि में, जो आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं, वो इस न्याय से कनेक्टेड रहती। इसी प्रकार जैसे धातुओं का पोषण होता है उस प्रकार से इन्होंने तृतीय माह के गर्भ में और माता के हृदय की नाड़ियों में संबंध बता दिया। ठीक है, फिर तीसरा और लास्ट न्याय है इसमें धातु पोषण में, खले कपोत न्याय। ठीक है, खले से जो है ये खिल धान्य वगैरह के लिए वर्ड लिया गया है, और कपोत मतलब कबूतर। ठीक है, लॉ ऑफ सेलेक्टिव नरिशमेंट। फिर उसके बाद हमें इससे पहले क्या है, हमने ओवरऑल नरिशमेंट देख लिया कि आहार रस कैसे सारी धातुओं का पोषण कर रहा है, कैसे कैसे करके, टाइम लिमिट। अब यहाँ पे सेलेक्टिव न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो उसको इन्होंने ये बताया है कि जैसे कबूतर होते हैं, तो कबूतर क्या करते हैं कि अलग अलग एक खेत में अगर धान पड़े हुए हैं, अनाज पड़ा हुआ है बिखरा हुआ, तो कबूतर क्या करते हैं, एक दिशा से नहीं आते, अलग अलग भिन्न भिन्न दिशाओं से आते हैं और दाने को चुगकर अपनी अपनी दिशा में वापस चले जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम आहार रस को एक जगह मान लें, एक जगह खेत में पड़ा हुआ मान लें, तो वो कबूतर क्या है, कबूतर हैं वो धातुएं जिनको उस अनाज की ज़रूरत है खाने के लिए। तो उसी प्रकार वो धातुएं आहार रस के पास आती है अपने अकॉर्डिंग। सेलेक्टिव नरिशमेंट इसलिए बोला है कि अब जिसको जितनी ज़रूरत है उतना वो धातु लेके अपने मार्ग पर वापस चली जाती है। ठीक है, और उसमें भी जो नज़दीक की धातु होगी, रस धातु जिसका कनेक्शन नज़दीक से है आहार रस से, वो पहले अपना नरिशमेंट कर लेगी, और जो दूर की धातु है शुक्र, उसे अपना नरिशमेंट करने में आहार से बहुत वक्त लग जाएगा, वहाँ से अनाज को चुगने में बहुत वक्त लग जाएगा, जिस प्रकार कबूतर को। ठीक है, श्लोक देख लेते हैं चक्रपाणि की टीका वही, यथा खले उत्पतिता नाम कपोता नाम भिन्न दिग्गामिना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो खले है, जो अनाज है उत्पत्ति बिखरा हुआ, जो खले है उस पर जो उत्पत्ति नाम कपोता नाम भिन्न दिग्गामिना, मतलब अलग अलग दिशाओं से आए हुए जो कबूतर हैं वो स्वीय ये क्या है, स्वीय मार्गेण एव गच्छताम, अपने अपने मार्गों को जाते हैं। गम्य देशस्य प्रति आसन्न विप्रकृष्टत्वाद आदि भेदेन शीघ्रम चिरेण से गमनम भवति। मतलब इन्होंने बताया कि गम्य देश जहाँ उनको जाना है वो प्रति आसन्न है मतलब पास है, या विप्रकृष्ट है यानी या फिर दूर है। इस भेद से आदि भेदेन शीघ्रम चिरेण से गमनम, शीघ्रम मतलब जल्दी और चिरेण मतलब देर से, मतलब जो गम्य देश है जहाँ तक पहुँचना है वो समीप है या दूर है, इस भेद से वो शीघ्र या जल्दी मतलब जल्दी या फिर देर से, चिर यानी देर से उनका गमन वहाँ पे होता है। ठीक है, एक बार और इसे कंक्लूड कर लेते हैं कि जिस प्रकार एक खेत में
पड़ा हुआ जो अनाज रहता है उसको भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर कबूतर लेते हैं, अपना अपना दाना चुगते हैं और अपनी अपनी दिशाओं में पहुंच जाते हैं। जिसका जो गम्य स्थान है वो पास है वो जल्दी पहुंचेगा और जिसका दूर है वो देर से पहुंचेगा। उसी प्रकार जो हमारे शरीर में धातुएं हैं वो आहार रस से अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार पोषण को लेकर अपने अपने गम्य स्थान पर जाती है और उसमें भी उन्हें उतना ही, अगर पास की धातु है जैसे रस धातु का डायरेक्ट लिंक है आहार रस से तो उसका नरिशमेंट जल्दी हो जाएगा, और जैसे शुक्र धातु उसका गम्य स्थान दूर है तो उसका पोषण सबसे लास्ट में जाकर होगा। ठीक है, उसको टाइम उतना ही लगेगा। तो ये 3 न्याय थे जो आते हैं धातु पोषण सिद्धांत के अंदर। धातु पोषण कि धातुओं का हमारे शरीर में पोषण कैसे होता है, इसे समझने के लिए ये 3 न्याय हैं। ओके, तो ये वाला टॉपिक हमारा तैयार हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2 छोटे छोटे सिद्धांत और ले लेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।